इस साल की शुरुआत में हमने खबर पढ़ी। खबर की हेडलाइन थी अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर खरीदने की मची लूट, 3 साल में 1 रुपए से 31 रुपए पर पहुंचा भाव। इस खबर में बताया गया था कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का शेयर 4 जनवरी को करीब 20% उछल गया और सिर्फ 5 कारोबारी दिनों के दौरान इसमें 40% करीब का उछाल आया है। ये खबर पढ़कर हमारे मन में सवाल आया कि आजकल अनिल अंबानी क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनियों का हाल क्या है, और इसीलिए सोचा अनिल अंबानी की अर्श से फर्श तक की कहानी आपके साथ साझा की जाए। 2 दशक पहले रिलायंस ग्रुप में बंटवारा हुआ तो ज़्यादातर नए ज़माने के बिजनेस अनिल अंबानी के हिस्से में आए थे। उस समय अनिल दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी बुलंदी का सितारा ज़्यादा दिन क्यों नहीं टिक सका? क्या एक साथ कई नावों में पैर रखने, दूरदर्शी सोच की कमी और खरगोश की गति से दौड़ने की आदत ने अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी? उनकी कंपनियों पर कर्ज का बोझ क्यों लगातार बढ़ता गया और एक के बाद एक कंपनियां क्यों बंद होती गईं? दिवालिया हो चुके अनिल के पास कोई रास्ता क्यों नहीं बचा? आज भी उनकी कई कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। इसलिए आज के खर्चा पानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनिल अंबानी के फेलियर की महागाथा। इस गाथा को हम 2 भागों में समेटेंगे। आज पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे कैसे दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति अनिल अंबानी इस हालत में पहुंचे। 18 जनवरी को अनिल अंबानी पार्ट 2 में हम इसे और विस्तार देंगे, लेकिन पहले पार्ट 1। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। ये संयोग है कि जब कोई कंपनी बुरी तरह और तेजी से डूबती है तो उसे नोज डाइव की उपमा दी जाती है, मतलब किसी जहाज के नाक के बल क्रैश करने की। जहाज छोड़िए, आपने वंदे भारत की नोज देखी है? नहीं देखी तो आपको बताते हैं कि शुरू में जब वंदे भारत लॉन्च हुई थी तो इसकी नोज की भी कई बार क्षतिग्रस्त होने की खबरें सुर्खियां बनी थी। करीब 1-1.25 साल पहले खबर आई थी मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात के वलसाड़ में गाय से टकरा गई, उसकी नोज क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गुजराती परिवार के अनिल अंबानी की कंपनी या कहीं कंपनियों के समूह की नोज डाइव की शुरुआत हुई दोनों भाइयों के बीच हुए बंटवारे से काफी पहले। उस किसी भी पल जब धीरूभाई अंबानी के मन में अपने दोनों बेटों के बीच के प्रेम को देखकर कोई भी विल या वसीयत बनाने का ख्याल नहीं आया होगा। लेकिन 2002 में धीरूभाई की मृत्यु हो गई। 3 साल भी नहीं हुए थे कि दबे छुपे चल रही 2 भाइयों के बीच की लड़ाई सबके सामने आने लगी। 2 भाई, बड़े मुकेश अंबानी और छोटे अनिल अंबानी, बीच में आई दोनों की मां कोकिलाबेन और हो गया दोनों भाइयों के बीच बंटवारा। मुकेश के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम का था। अनिल को जो कंपनियां मिली उनमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम का था। वही आरकॉम जिसने कर लो दुनिया मुट्ठी में स्लोगन के साथ 2002 में टेलीकॉम सेक्टर में धमाकेदार आगाज किया था। ये वो दौर था जब भारत में BSNL की सिम के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता था। ऐसे में आरकॉम ने टेलीकॉम बाजार में प्रवेश किया, तब उसे एक क्रांति की तरह देखा गया। रिलायंस ने लोगों को महज 600 रुपए में मोबाइल फोन उपलब्ध कराया, 15 पैसे प्रति मिनट की कॉल रेट की सुविधा भी दी। कहते हैं धीरूभाई अंबानी का सपना था वे एक दिन भारत में पोस्ट कार्ड से भी कम कीमत में लोगों को फोन पर बात करने की सुविधा देंगे। कहा जाता है आरकॉम भी मुकेश अंबानी की ड्रीम कंपनी थी और उसकी तामीर भी उन्होंने ही की थी। लेकिन इस बंटवारे के दौरान जो करार हुआ था उसके अनुसार मुकेश अंबानी अगले 10 सालों तक कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं खोल सकते थे। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिलायंस जियो का सॉफ्ट लॉन्च हुआ साल 2015 में और पब्लिक लॉन्च हुआ 2016 में। रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा अनिल के हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कंपनियां आई। रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल जैसी कुछ और बड़ी कंपनियां अनिल के पोर्टफोलियो में थी। कुल मिलाकर दोनों भाइयों की संपत्तियां लगभग बराबर थीं। उस समय मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें और अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान बन गए। जब मुकेश वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हुए अपने वाले हिस्से को कंसोलिडेट करते रहे, वहीं चीन की तर्ज पर अनिल ताबड़तोड़ विस्तारवादी अभियान में लग गए, यानी एक के बाद एक कंपनियों के एक्सपेंशन में वो लग गए। मसलन अनिल ने एडलैब्स खरीदी, देश विदेश में बिग सिनेमा की बहुत बड़ी चेन खोल दी, हॉलीवुड की बड़ी कंपनी ड्रीम वर्क्स से अरबों का करार किया। बंटवारे के ठीक 1 साल बाद 2006 में एक समय ऐसा भी आया था जब अनिल की संपत्ति मुकेश से ज्यादा थी। तब अनिल भारत के 30वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी बने, हालांकि बाद में फैक्स के माध्यम से इस्तीफा दे दिया। मुंबई में स्थित अपने घर और ऑफिस के बीच की दूरी हेलीकॉप्टर से नापने वाले अनिल बंटवारे से पहले भी रिलायंस का चेहरा थे और इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं लग रहा था कि कभी उन्हें वो दिन भी देखने पड़ेंगे जिनकी बात हम आगे करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस पावर की, जिसने करोड़ों निवेशकों को कंगाल कर दिया। इसकी शुरुआत हुई साल 2008 में आए रिलायंस पावर के आईपीओ से। जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो 60 सेकंड में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया, जो कि आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आसान भाषा में कहें तो 450 रुपए की चीज़ को लेने के लिए लोगों में ऐसी होड़ लगी कि 60 सेकंड में सब कुछ बिक गया। लेकिन इस आईपीओ ने एक और रिकॉर्ड बनाया, वो ये कि जिस दिन ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक इसने अपना वो आईपीओ वाला रेट नहीं छुआ। कंपनी के शेयर का भाव 23 मई 2008 को ऑल टाइम हाई 274 रुपये 84 पैसे पर पहुंचा। आसान भाषा में कहें तो जिन्होंने भी ये आईपीओ लिया था उनमें से किसी को भी फायदा नहीं हुआ, तो चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म, बल्कि जो जितने समय तक रिलायंस पावर के शेयर्स होल्ड किए हुए था उसे उतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ। 450 रुपए का ये आईपीओ आज शेयर के रूप में 29 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये तब जब इस साल की शुरुआत में रिलायंस पावर के शेयरों में तूफानी तेजी आई थी। असल में रिलायंस पावर के शेयर ऑल टाइम हाई से 99% टूटकर 1 रुपये 13 पैसे पर आ गए थे। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 9 रुपये 5 पैसे है। वहीं अनिल की एक और कंपनी रिलायंस मीडिया वर्क्स को 2015 में बिग सिनेमास कार्निवल सिनेमा को बेच दिया गया। बिग टीवी बिककर इंडिपेंडेंट टीवी हुई और फिर बंद हो गई। बिग एफएम को जागरण समूह ने खरीद लिया। इसके बाद पहले तो इन सबकी पेरेंट कंपनी रिलायंस मीडिया वर्क्स शेयर मार्केट से डीलिस्ट हुई, फिर एक दूसरी कंपनी प्राइम फोकस से मर्ज हो गई। डीलिस्ट मतलब फिर उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होना बंद हो गए, या यूं कहें कि पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड हो गई। बिग सिनेमास अब कार्निवल है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अनिल के हिस्से में टेलीकॉम और एंटरटेनमेंट के अलावा जो कारोबार आया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा से जुड़ी अनिल की अव्वल कंपनियों में एक थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस के बुरे हाल हुए तो 2013 के बाद से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन को डीएमआरसी हैंडल करने लगी। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग जैसे प्रोजेक्ट, जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नुकसान में पूरा करने को तैयार हो गई थी रिलायंस इंफ्रा। इससे पहले 5000 करोड़ के वर्ली हाजी सीलिंग से भी रिलायंस इंफ्रा अलग हो गई थी। इसी के चलते महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमएसआरडीसी को कहना पड़ा कि अगर रिलायंस इंफ्रा इस प्रोजेक्ट को भी पूरा नहीं करती तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह मामला सिर्फ प्रोजेक्ट पूरे न होने तक सीमित नहीं था। 11 जनवरी 2008 को रिलायंस इंफ्रा के शेयरों की कीमत 2485 रुपये थी। यह कंपनी के शेयरों का सबसे ऊंचा स्तर था, जबकि 27 मार्च 2020 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर गिरकर 9 रुपए के भाव पर आ गए थे। आज जब हम ये बुलेटिन लिख रहे थे यानी 17 जनवरी 2024 को रिलायंस इंफ्रा के शेयर का बंद भाव करीब 2% की गिरावट के साथ 216 रुपये 75 पैसे था। वहीं रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम की मुश्किलें तब से शुरू हो गई जब 2G घोटाले में इसका नाम आया। इसके बाद आरकॉम का CDMA तकनीक पर आधारित होना इसे ले डूबा। जो 2G 3G तक तो ठीक था, लेकिन 4G के लिए कंपैटिबल नहीं साबित रही थी। हालांकि बाद में आरकॉम के GSM सिम भी आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर 2017 में तो एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनी थरथराने लगी थी। फिर आरकॉम की क्या ही बिसात थी, कारण था जियो नाम के फिनोमेना का लॉन्च होना। लेटेस्ट स्टेटस ये है कि आरकॉम को बैंक्स ने NCLT में घसीटा है। वहीं चाइना के 3 लेंडर्स मसलन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना ने यूके की कोर्ट में आरकॉम के खिलाफ केस किया। यूके कोर्ट में अनिल केस हार गए। आरकॉम के लिए चाइना के बैंक से लोन अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी में लिया था। यूके कोर्ट के सामने अनिल का तर्क ये था कि उनके पास तो देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अब अनिल अंबानी की इस कंपनी की ट्रेडिंग बंद हो गई है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इसकी कुछ संपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी है। रिलायंस कम्युनिकेशन एक समय पर शेयर बाजार की शान हुआ करती थी। साल 2007 में आरकॉम के शेयर 785 रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। अब पिछले कुछ समय से रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर की ट्रेडिंग 2.49 रुपए के भाव पर बंद है। ऐसे में अगर देखें तो रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर 99% से ज्यादा गिर चुके हैं। कंपनी बैंकों के कर्ज को डिफॉल्ट करने लगी और दिवालिया प्रक्रिया में चली गई। रही बात NCLT की, तो NCLT केवल इंसर्ट नहीं करती। जब किसी कंपनी को NCLT में खींचा जाता है या खुद आती है तो इसे उस कंपनी के दिवालिया होने के पहले कदम के रूप में देखा जाता है। NCLT एक प्रक्रिया के द्वारा कंपनी के निदेशकों को निलंबित कर उसे नीलाम कर देती है, जिससे आए पैसों से कर्ज चुकाया जाता है। इससे पहले एरिक्सन वाला केस आपको याद होगा ही, वही जब अनिल एरिक्सन के पैसे ना चुकाने के चलते जेल जाते जाते बचे थे, क्योंकि ठीक अंतिम समय मुकेश अंबानी ने उनका पैसा चुकाया था। बात अप्रैल 2019 की है, जब एरिक्सन के भुगतान के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से कहा था कि तय समय पर भुगतान नहीं किया तो अवमानना की कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा। अनिल का 2010 में KG बेसिन विवाद हुआ था। भारत के सबसे हाई प्रोफाइल फैमिली ड्रामे में से एक था RIL RN RL विवाद, जिसने 2009-10 में मीडिया में खूब जगह बनाई। असल में मुकेश की कंपनी
RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड और अनिल की कंपनी RNRL रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड के बीच डील हुई थी 2005 में, दोनों के बीच संपत्तियों के बंटवारे के वक्त। डील ये कि KG कृष्णा गोदावरी बेसिन से निकलने वाली गैस को अगले 17 सालों तक मुकेश $2.34 प्रति MMBTU यानी मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट डॉलर के रेट से अनिल को बेचेंगे। मजे की बात कि KG बेसिन से तेल निकालना तो 2008 में जाकर शुरू हुआ था, लेकिन डील 2005 में ही हो गई। कहा जाता है ये डील कभी भी सार्वजनिक नहीं की गई थी। तो फिर सार्वजनिक कब हुई? जब मुकेश अंबानी की कंपनी बोली कि उसे तेल की कीमत बहुत कम मिल रही है। असल में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड के साथ ही नहीं, बाकी खरीदारों के साथ भी यही एग्रीमेंट हुआ था। इसलिए मुकेश की कंपनी को केवल अनिल से नहीं, बाकी सारे खरीदारों जैसे NTPC से भी दिक्कत थी। उसे रेट बढ़वाने थे, सरकार नहीं मानी। मुकेश अंबानी ने उत्पादन घटाना शुरू कर दिया। फिर PMO ने आदेश दे दिया कि मुकेश अंबानी की कंपनी मार्केट के हिसाब से अपने रेट बढ़ा सकती है। रेट तय हुआ $4.2 प्रति MMBTU। अब अनिल आए पिक्चर में और उन्होंने बताया करार हुआ। सुप्रीम कोर्ट बोला कि जब तक कोई भी नेचुरल रिसोर्स अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाता वो सरकार का है, और जो चीज सरकार की है उस पर दो भाई कैसे लड़ सकते हैं या करार कर सकते हैं। यूं प्रथम दृष्टया दोनों भाइयों के विरोध में लिया गया सा दिखने वाला ये निर्णय दरअसल अनिल अंबानी के विरोध में था, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 2 विकल्प बचे थे, या तो इस डील से निकल जाएं या $4.2 प्रति MMBTU के हिसाब से भुगतान करें। जानकार कहते हैं यहाँ पर भी सरकार का हिसाब किताब समझ में नहीं आया। ये वही UPA सरकार थी जो कुछ दिनों पहले दोनों भाइयों से कह रही थी कि आपस में मामला सुलझाओ, जो कुछ दिनों पहले कह रही थी अप्रैल 2014 तक तेल के यही दाम रहेंगे। फिर क्या जयपाल रेड्डी का पेट्रोलियम मंत्रालय से हटना मुकेश के लिए रास्ता साफ करना था? क्योंकि वो जयपाल रेड्डी ही थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री पर इस बात को लेकर 7,000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था कि RIL मनमाने ढंग से ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से तेल उत्पादन में जानबूझकर कमी ला रही है। अब वापस लौटते हैं अनिल अंबानी की कंपनियों पर, बात करेंगे रिलायंस कैपिटल की। रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के लिए वही था जो किसी ज्वारी के लिए तुरुप का पत्ता होता है। अनिल बारी बारी से हरदाव हारते जा रहे थे, लेकिन रिलायंस कैपिटल अंगद का पैर थी। कुछ ऑप्टिमिस्टिक लोग मानते थे ये अकेली कंपनी अनिल अंबानी के अच्छे दिन का ध्रुव तारा साबित होगी। भारत के कुछ टॉप के म्यूचुअल फंड्स मैनेज करने वाली रिलायंस कैपिटल टू लार्ज टू फॉल कैटेगरी में आती थी, लेकिन ये भी घाटे में चली गई और देनदारों का उधार चुकाने में फेल हो गई। RBI ने 29 नवंबर 2021 को कर्ज चुकाने में चूक और गवर्नेंस से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। रिलायंस कैपिटल देश की तीसरी सबसे बड़ी NBFC है, जिसके खिलाफ RBI ने IBC के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की कार्रवाई शुरू की थी। रिलायंस कैपिटल में करीब 20 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं। इनमें सिक्योरिटीज ब्रोकिंग, इंश्योरेंस और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी शामिल है। ताज़ा खबर है कि रिजर्व बैंक ने कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी और ये कंपनी बिकने वाली है। इससे हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के लिए कंपनी के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए करीब 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। करीब 15 साल पहले 2700 रुपए तक जाने वाला कंपनी का शेयर 99% लुढ़क चुका है। 17 जनवरी को रिलायंस कैपिटल के शेयर का बंद भाव करीब 14 रुपए था। इस तरह रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ये वही कंपनी है जिसका नाम पहले रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था। यही वो कंपनी जो रफाल डील में ऑफसेट पार्टनर बन रही है। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी है। 2015 से अनिल अंबानी ने पीपा पाव शिपयार्ड के शेयर्स खरीदने शुरू किए थे। 2016 में अनिल अंबानी के पास पीपा पाव शिपयार्ड नाम की कंपनी के 36.5% शेयर्स हो गए थे और वो इस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त हो गए। बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग और अंत में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी RNEL किया गया। बिना अनुभव के डिफेंस सेक्टर में हाथ डाला और यहां भी औंधे मुंह गिरे। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड दिवालिया हो चुकी थी। यह कंपनी अब सोलर प्लांट लगाने वाली दिग्गज फर्म स्वान एनर्जी के पोर्टफोलियो में शामिल हो चुकी है। स्वान एनर्जी को NCLT द्वारा नियुक्त निगरानी समिति से रिलायंस नेवल के प्रबंधन नियंत्रण का औपचारिक अधिकार प्राप्त हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर होल्डिंग के मुताबिक मार्च 2023 तक RNEL में प्रमोटर्स यानी अनिल अंबानी की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जबकि इसमें सरकारी बीमा कंपनी LIC का 7.93% हिस्सा था। अब जानते हैं कि अनिल अंबानी के फेलियर के कारण क्या रहे। आप देख रहे हैं जहां मुकेश अंबानी के नाम पर आपको एक बड़ी लिस्टेड कंपनी दिखेगी जिसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वहीं अनिल अंबानी की कंपनियों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी थी। इसे कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, बिजनेस में एक से ज़्यादा नाव में पैर होना अच्छा माना जाता है, लेकिन इतनी सारी नावों में, वो भी इतने कम समय में। टाटा का उदाहरण देखिए, दशकों बीत गए, इसलिए आज की तारीख में टाटा समूह नमक से लेकर एयरलाइंस तक का व्यापार
कर रहा है। ऐसे में बाजार पंडितों का कहना है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी ADAG के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा 2G स्कैम, चादर से ज़्यादा पैर फैलाना, मतलब खूब सारा कर्ज ले लेना, भाई के साथ हुआ KG बेसिन विवाद, राजनीति में पैसिव ना रहकर खुले तौर पर उतर जाना भी कुछ बड़े कारण रहे जिसके चलते अनिल अंबानी फेल हुए। और करीब 1.5 दशक के भीतर दुनिया का छठा सबसे अमीर आदमी कहे कि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो हर किसी की उत्सुकता होगी कि इस दौरान क्या क्या हुआ। आपके पास कभी रिलायंस का सिम रहा होगा तो आप मानेंगे कि अपने ग्राहकों को नकार देने की भूल भी अनिल अंबानी को ले डूबी। रिलायंस की सर्विस से लेकर कस्टमर केयर तक की हालत तो आपका कितना ही अच्छा बिजनेस मॉडल हो, अगर आप उपभोक्ता को, कंज्यूमर को इग्नोर करेंगे तो डूबना निश्चित है। इसलिए रिलायंस कम्युनिकेशन के फेलियर में कम्युनिकेशन, फीडबैक और माइक्रो मैनेजमेंट का अभाव भी जोड़ देना चाहिए। इसे इग्नोरेंस से उपजा घमंड भी कहा जा सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशन से लेकर ADGA के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादातर B2C प्रोजेक्ट्स थे, मतलब ग्राहकों से सीधे डील करना। फिर चाहे वो मूवी हॉल वाला प्रोजेक्ट हो, हाउसिंग हो, पेट्रोल पंप हो या रिलायंस कैपिटल। और इस क्षेत्र में दोनों भाइयों में से मुकेश को ज़्यादा अनुभव था क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन उनका ही खिलाया फूल था। मान लीजिए अगर अनिल अंबानी को अनुभव नहीं था तो छोटे से शुरू करते, फिर 5th गियर लगाते, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते, लेकिन एक साथ अपने सारे प्रोडक्ट सीधे ग्राहकों के लिए बनाने शुरू कर देना, बजाय कि पहले रिलायंस कम्युनिकेशन का हिसाब किताब सही करें। अनिल और मुकेश के बीच वही अंतर था जो क्रिकेट के 2020 और टेस्ट फॉर्मेट के बीच होता है। इसलिए ही शुरू में अनिल इन्वेस्टर्स के फेवरेट बने हुए थे कि आज पैसे लगा और कल दुगने टाइप। लेकिन ऐसे मॉडल कितने सफल होते हैं आप खुद ही जानते हैं। वहीं मुकेश कंसोलिडेट करते रहे, वो कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जिसका अंत में रेस जीतना तय था। तो ये था आज का खर्चा पानी। कल फिर अनिल अंबानी की निजी जीवन और उनके कारोबार से जुड़ी कुछ दिलचस्प चीज़ों पर अनिल अंबानी पार्ट 2 में तफसील से बात करेंगे। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव और दर्पण शाह। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।